हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम सबके अपने यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर 17 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पंचकर्मा के चैप्टर नंबर 8 जो कि रक्तमोक्षण है। ठीक है, पार्ट बी मैं इसको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे पंचकर्मा की प्लेलिस्ट जाके चेक करना, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये पार्ट ए की वीडियो मिस हो गई थी, इसका मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। तो बहुत बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि पार्ट ए कहाँ पे उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पार्ट ए हमें पढ़ना है। आज हम रक्तमोक्षण के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्टार्टिंग के बारे में हमें पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमें अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो ज़्यादा हमें और चीज़ों पे ध्यान ना देकर जो जो इम्पॉर्टेंट है हमें मेनली उसी के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्तमोक्षण के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, अभी तक आपने पंचकर्मा में देखा होगा बमन विचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण ये होता है। और इनका मेन प्रधान क्या होता है, उद्देश्य कि हमें दोषों का शोधन करना है। जबकि रक्तमोक्षण में क्या होता है, रक्त धातु का निहरण यही प्रधान विषय होता है। और आपको पता होगा रक्त शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है और इसके दुष्ट होने से अनेक रोग की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आता है कि रक्तमोक्षण दो वर्ड से बनकर मिला है, एक रक्त और एक मोक्षण। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, किसके उदाहरण आपको याद रखना है, किसके हमें पर्याय याद रखना है। अस्त्र विस्तृति होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें शोणित मोक्षण आता है। और आप देखोगे यहाँ पे रक्त निहरण, रक्त हरण इत्यादि होता है। तो रक्त के लिए हमारे पास शोणित, लोहित, अस्त्र, पर्याय ये हमारे रूप यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे रक्तमोक्षण की परिभाषा के बारे में। तो रक्तमोक्षण की परिभाषा क्या होती है कि शरीर में शोधनार्थ या व्याधि नाशनार्थ हेतु रक्त को शरीर से मुक्त करना या निहरण करना या निकाल देना, वही क्या होता है हमारे पास यहाँ पे रक्तमोक्षण कहलाता है। नेक्स्ट वी विल डील अबाउट प्रयोजन के बारे में। ठीक है, तो प्रयोजन क्या होता है, देखो प्रयोजन और महत्व की बात करते हैं तो जो रक्त होता है वो हमारे पास क्या होता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, हमारा जीवन है। ठीक है, प्राण का धारण करता है, रक्त शरीर का मूल होता है। तो ये इतना कुछ कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, हम ध्यान देते हैं रक्तमोक्षण की दुष्टि के हेतु और उसके सामान्य नियम क्या क्या होते हैं। देखो जितने भी आपके पित्तवर्धक चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी, जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण अति, मद का सेवन अति, लवण, क्षार, अम्ल, कटु द्रव्यों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना या कुल्थी, मांस, निष्पाव, तिल का अधिक सेवन करना, विरुद्ध आहार, क्लीन आहार जैसे दधी, मस्तु, ठीक है, अम्ल, काजी या का अधिक सेवन करना, द्रव, स्निग्ध, अति, गुरु आहार से या दिवस स्वप्न से, इन सब से होता है। ठीक है, अब हमें इसमें मेन चीज़ क्या याद रखें कि हमारे पास शरद ऋतु में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रक्तमोक्षण शरद ऋतु में रक्तमोक्षण ना कराने पर ये होता है। ठीक, क्योंकि उस टाइम पित्त का प्रकोप होता है। फिर आते हैं हमारे पास अलग अलग, ठीक है, जैसे कि वातादि दोष से दूषित के लक्षण क्या मिलेंगे, यहाँ पे आता है लक्षण के बारे में। ठीक है, तो ये आपने शल्य में भी पढ़ा होगा, आया होगा वहाँ पे, तो आपने देखा होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले आता है बात दुष्ट रक्त के लक्षण क्या होता है। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप शल्य में जाओगे, शल्य में आपको ये ज़रूर इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप रीड कर सकते हो। इसमें आता है कि वात वाले में जैसे कॉमन सिम्टम होते हैं, जैसे कि अरुण, झाग वाला, विशद, पतला, कृष्ण वर्ण का, और आपको पता है वायु जल्दी नहीं जमती है तो वो आता है। पित्त की बात करें तो पित्त आपका पीत, नील, हरित, श्याम, अस्कंदी होता है, जमता नहीं है, और ये विस्तृंस मतलब स्मेल बहुत इसमें आती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कफ के बारे में। जो कफ होता है वो आपका क्या होता है, रक्त तंतु युक्त होता है, ईशत, पांडु और घन होता है, और सुश्रुत ने इसको गैरिक जल के समान बोला है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सन्निपातज के बारे में। सन्निपातज में जो हमें मेन चीज़ याद रखनी होती है वो हमारे पास सिर्फ यही होता है कि कांजी वर्ण के समान इसमें से स्मेल आती है। ठीक है, और दुर्गंध होता है, उसके कलर के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्तमोक्षण के प्रयोग भेद तालिका। देखो ये जो टेबल है ये आप सबकी बुक में होगा, ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टेबल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है प्रयोग भेद। चरक ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है, और भागवत ने क्या बोला है। श्रृंग जो होता है वो आपके वात के लिए होता है। श्रृंग किसके लिए होता है, वात दुष्टि में होता है। और जो वात दुष्टि में सुश्रुत ने क्या बोला है कि वात में तो है ही, अवगाढ़ तम में आएगा, और त्वचा की दुष्टि में आपका क्या होता है, श्रृंग लगाना है। अब आप देखो श्रृंग मतलब सींग होता है, तुमने देखा भी होगा कि जो सींग होता है ना वो हम त्वचा पे लगाते हैं, ऊपर ऊपर लगाते हैं, तो ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई ये हमें त्वचा में लगाना है। फिर भागवत क्या कहता है, वात पित्त होता है और एक त्वचा में होता है।
फिर हम बात करते हैं जलोका की। तो जलोका क्या है, पित्त के लिए होता है, पित्त के लिए, अवगाढ़ ग्रथित के लिए, जहाँ गांठ बन रही है ना। अब देखो जोक को कहाँ पे लगाओगे, वो अपना क्या करती है, रक्त को सक आउट करती है ना। तो यहाँ हमें कहाँ यूज़ करनी है, जहाँ पे कोई चीज़ इकट्ठी हुई हुई होती है, ग्रथित हो, ठीक है, क्या हो, जहाँ पे ग्रथित हो, ठीक है। और अति सुकुमार में करना, और पित्त दूषित रोगों में इन्होंने भागवत ने बोला। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अलाबू की। अलाबू की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, अलाबू कफ दूषित में होता है, और ये अवगाढ़ तर होता है, और रक्त में त्वचा दुष्टि में ही होता है, और ये सुकुमार में यूज़ किया जाता है, और ये वात कफ में यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। सिरा वेद की बात करते हैं तो वो ये क्या होता है, जहाँ पे हमें जिस चीज़ में दिक्कत होती है, हम वहीं की सिरा में क्या करते हैं, वेद करते हैं। और सुश्रुत क्या बोलते हैं कि सर्वांग क्या होता है आपके पास, दोष में ये यूज़ करते हैं, सर्वश्री व्यापक दोष में हम सिरा वेद करते हैं। प्रच्छान क्या होता है, प्रच्छान पता है क्या होता है, एक्चुअली हम बहुत सारे जैसे ना हम छोटे छोटे ऐसे ऐसे कट लगाते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, प्रच्छान होता है। तो प्रच्छान आपको किस में करना है कि यहाँ पे संचार या मान रक्त में करना है, मतलब यहाँ पे संचार इकट्ठा हुआ कोई चीज़, तो मैं उसमें क्या करूँगी, छोटे छोटे कट लगाऊंगी, उसमें से ब्लड निकालना है। उतान रक्त पे क्या होता है, जो ऊपर ही हुआ है सिर्फ, ठीक है, उतान क्या होता है, जो सिर्फ ऊपर हो, ठीक है। और एक देश पिंडित रक्त में, जहाँ पे पिंड बन रहा है, वहीं तो मैं ऐसे लगाऊंगी ना मल्टीपल इंसिजन्स, तो उसी को हमें प्रच्छान बोलते हैं। नेक्स्ट हम घटी यंत्र की बात करते हैं। तो जो घटी यंत्र होता है, चरक ने इसको गुल्म में बहुत अच्छे से बताया है। जैसे किसी को गुल्म है, कहते हैं कि घटी मतलब घड़ा होता है, ठीक है, उसमें हम जैसे दिया वो करके उसमें मतलब अंदर एयर का वो हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे आपका ग्रथित गांठ वाले उसमें हम यूज़ करते हैं, वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, फिर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपको चरक में बहुत अच्छे से बताया गुल्म में, ठीक है, यहाँ पे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जैसे आपको पता होना चाहिए कि गुल्म में इसको यूज़ किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका योग्य काल क्या होता है। एक्चुअली आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में, तो आपको शरद ऋतु में ही आपको क्या करना चाहिए, मेनली इसको यूज़ करना है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि आपको जिस दिन अधिक ठंडी हवा ना चलती हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, दुर्दिन ना हो, ठीक है, दुर्दिन मतलब बादल ना हो, ठीक है, ऐसे में आपको रक्त मोक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रक्त मोक्षण के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर द 4 मार्क्स। अगर हमें एक्सप्लेन करना आ गया तो 10 नंबर से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर मैं रक्त मोक्षण की बात करूँ, ठीक है, रक्त मोक्षण आपके 2 तरीके का होता है, एक शस्त्र से होता है, एक अशस्त्र से होता है। कहने का मतलब ये है कि एक में तो आपको शस्त्र यूज़ करना है और एक में आपको शस्त्र यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं शस्त्र वाली बात करूं तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक प्रच्छान आता है, एक सिरावेद आता है, ठीक है। अगर मैं अनुशस्त्र की बात करूं जिसमें हमें शस्त्र यूज़ इतने नहीं है, तो वो हमारे पास क्या आता है, श्रृंग, जलोका, अलाबू और घटी यंत्र। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या है, श्रृंग है, जलोका है, अलाबू और घटी यंत्र होता है। तो ये आपको टाइप इसके टिप्स पे होने चाहिए। रक्त मोक्षण के कितने टाइप हैं, पहला आपका एक्सप्लेन करना है कि 2 तरीके का, एक शस्त्र एक अशस्त्र। शस्त्र वाले में प्रच्छान और सिरावेद करते हैं, और अशस्त्र वाले में श्रृंग, जलोका, अलाबू और घटी यंत्र का हम यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे योग्य और अयोग्य रोग और रोगी की, ठीक है। तो देखो आपको मेनली याद रखना है कि जिसमें रक्त दूषित होता है, मोस्टली ना आपको स्किन डिसऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी आपको 4-5 याद रहे, या 10 मैक्सिमम याद कर लेना आप, वो आप याद कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अपने टाइम में क वाले ऐसे याद किए थे ज़्यादा, जैसे कुष्ठ हो गया, ठीक है, क्लम हो गया, ठीक है, कटु उद्गार, कंडू है, ठीक है, और इसमें कामला हो गया। अ वाले भी बहुत हैं, अग्निमंद, अक्षी है, ठीक है, अम्ल उद्गार, अति दुर्बल्य, अरुचि आता है, अर्बुद आता है, अस्रिगदर आता है, अर्श आता है, ठीक है। जो आपको याद रहे आप इसमें वो याद कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको याद करना है। फिर आता है अयोग्य, भाई किसमें आपको रक्त मोक्षण नहीं कराना, ये तो ज़रूरी है ना, आपको पता होना चाहिए। देखो जिसके पूरे शरीर में शोथ हो, पूरे शरीर में शोथ हो, उसमें आपको नहीं करना है। जो बहुत अत्यंत दुर्बल हो उसमें नहीं करना, अमल पित्त वाले से उत्पन्न जो पांडु है उसमें नहीं करना, अर्श में नहीं करना, शोथ में नहीं करना, उदर रोग में नहीं करना, गर्भिणी में नहीं करना, और जितने भी सिरावेद के अयोग्य बताए हैं वो सभी आपको रक्त मोक्षण के भी अयोग्य हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, अब हमें इनको एक्सप्लेन पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है बिल्कुल, जो हमने टाइप अभी पढ़े हैं। श्रृंग क्या होता है, सींग होता है ना, देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट इसमें स्लाइड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। श्रृंग क्या होता है, गाय का सींग होता है। गाय का सींग तो सबने ही देखा होगा भाई, ठीक है। तो गाय का सींग होता है, तो इसने क्या बोला है कि यह अवकाश युक्त खाली होता है, खोखला होता है ना, तो चूषण विधि द्वारा रक्त का निर्हरण करता है। तो इसमें आपको ना UMS कर सकते हो,
ठीक है, UMS करो या फिर सम करो। इसका मतलब क्या है, ये उष्ण है, मधुर है और आपका स्निग्ध होता है। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, गुण होते हैं। समझ आ गया। इसमें आपको याद रखना है कि ये स्ट्रिंग जो होता है वो आपका उष्ण है, मधुर है और स्निग्ध होने के कारण किस, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, और लेकिन आपको अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो आपको ये हाईलाइट करके वहाँ पे शो करना ही करना है कि इन कारण की वजह से वो वात का क्या करता है, वात द्वारा जो दुष्ट रक्त को निर्हरण करने में बेस्ट होता है। समझ आ गई बात। फिर हम बात करते हैं कि जो स्ट्रिंग होता है वो आपका कितने अंगुल का होता है। वो अंगुल का नहीं आता, इसमें आता है क्वेश्चन कि कितने मतलब अंगुल तक ये रक्त का निर्हरण करता है, कितने अंदर तक, कितने डीप तक ये रक्त को निकाल लेता है। ये 10 अंगुल तक रक्त का निर्हरण करता है। देखो ये हमारे पास गाय का सींग है, ठीक है, और ये इन्होंने लगाया भी है, त्वचा के वहाँ पे लगाया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो श्रृंग होता है वो चक्राकार होता है। आप देख रहे हो श्रृंग चक्राकार है, ठीक है, और इसे 7 अंगुल लंबा होता है। जो आपका जो सींग है ना, ठीक है, ये कितना है, ये आपका 7 अंगुल लंबा होता है। और इसके मूल भाग में छिद्र जो होता है, इसका जो मूल होता है वो अंगुष्ठ के, देखो ये इसका मूल है, ठीक है, ये अंगुष्ठ के बराबर, और ये इसका क्या होता है, अग्रभाग, ये आपका छिद्र मूंग के प्रवेश के समान का होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके मुख भाग में आपको पीछू रखकर इसका प्रयोग करना है। अब इसकी विधि क्या होती है कि स्ट्रिंग कैसे हम यूज़ करते हैं। देखो आपने क्या करना है, रुगन को पहले छोटे छोटे आपको प्रछान लगाना है। मैंने आपको प्रछान बताया कि आपको क्या करना है, छोटे छोटे कट लगाने हैं। ठीक है, लगाए आपने, वहाँ पे शत करेंगे, कुछ रक्त उसको बहा देते हैं, ठीक है, बहाने देते हैं। फिर स्ट्रिंग के मुख पर पतला कपड़ा रस्सी से बांधकर वह मुख जो होता है वहाँ पे लगाना है, आपको शत स्थान पर लगाना है। ऊपर वाले मुख में अचूषण, ऊपर से आपको क्या करना है, उसको सक करना है ऐसे, ठीक है, उसका रक्त जो होगा वो एकदम से उसके अंदर आएगा। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है कि स्ट्रिंग में, यहाँ पे स्ट्रिंग के मुख पर कपड़ा लगाने का हेतु यह है कि रोगी की त्वचा और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी वायु का प्रवेश नहीं हो पाए और निर्वात की स्थिति बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अलाबू के बारे में। अलाबू आपको पता है कफ दोष के लिए यूज़ होती है। इसको अलाबू को लौकी भी कहते हैं, कोई कद्दू कहते हैं। ठीक है, यह लता का फल होता है और अलाबू को तुम्बी का भी पर्याय बोलते हैं। देखो ये आपकी क्या है, अलाबू है। ठीक है, पहचान कर लेनी है। ठीक है, फिर हम इसको पता लगाएं कैसे इसको हमें यूज़ करना है। फिर आता है कि इसमें आपको क्या याद रखना है, तर्क याद रखना है आपको। तर्क, TRK, मैंने लिखा भी हुआ है TRK, तर्क आता है। टी से मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण, आर मतलब वृक्ष, के मतलब कटु होता है। ठीक है जी, और इसके कारण आपका क्या करता है, कफ रक्त, जो कफ होता है, कफ दूषित रक्त का निर्हरण करता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कितने अंगुल तक रक्त को निकालता है, अलाबू आपके 12 अंगुल तक निकालता है। ठीक है जी, आपको बात याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कहते हैं कि अलाबू ना 2 तरीके का होता है। आपको पता है इसकी सब्जी बनती है ना, लेकिन हमें तो इसको किस में यूज़ करना है, रक्त निर्हरण के लिए। कहते हैं कि 2 प्रकार का होता है इसी कारण, एक मधुर रस का और एक तिक्त रस का। मधुर वाला तो हम सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तिक्त रस का हमारा कड़वा होता है, तो इसको हम रक्त निर्हरण के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है घटी यंत्र के बारे में। घटी यंत्र बहुत चल रही है आजकल, कपिंग थेरेपी आपने सुना भी होगा नाम, और ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन आप इसे समझ चुके होंगे कि हाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यह घटी यंत्र जो होता है, घटी का मतलब छोटे आकार का घड़ा होता है। ठीक है, जो कि पहले के टाइम पे तो घड़ा यूज़ करते थे, आज के टाइम पे तो ये कांच के यूज़ करने लगे हैं, कपिंग थेरेपी बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो कहते क्या है कि इस घड़े में तृणकुश आदि जलाकर इसको निवात स्थिति बना लेते हैं। ठीक है, और आचार्य चरक ने इसको गुल में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करना है, अलाबू को, अलाबू का तो हमने नहीं बताया ना, श्रिंग का तो बता दिया। अब अलाबू में इन्होंने क्या बोला कि अवगाढ़तर दूषित रक्त का निर्हरण होता है। ठीक है, और स्नेहन स्वेदन आपको कराना है सबसे पहले। ठीक है, कराया स्नेहन स्वेदन उस बंदे को। फिर आपने क्या किया, प्रछान किए, जैसे मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे इंसिजन्स लगाने हैं, शस्त्र से थोड़ा सा खुरच देना, वहाँ पे ऐसे खुरच सी देना आपको। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको क्या रख देना है, यहाँ पे अलाबू रख देनी है। ठीक है, उसके ऊपर अलाबू रख देनी है। फिर आपको क्या करना है, अलाबू का जो अवकाश युक्त होता है ना, जिससे उसको हम काटेंगे और उसको खोखला बना लेंगे। ठीक है, उसमें दीपक रख के उसके मुख की ओर लगाना है और शत स्थान पर इस प्रकार से रखे कि किनारे और रुगुन की त्वचा में कोई भी वायु जाने का स्थान ना बना रहे। तो इससे क्या होगा, वातावरण का दबाव, अंदर से वातावरण का दबाव, इनके बीच विषमता उत्पन्न हो जाती है, और प्रमाण स्वरूप में क्या आएगा, अलाबू के अंदर इस दबाव के समान करने के लिए वह अचूषण करता है। मतलब कि इसके अंदर क्या बनेगा, ठीक है, इसके अंदर आपको प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने से क्या होगा, वो आपको क्या करेगा, वहाँ पे रक्त को सक आउट करता है। ठीक है जी, और अचूषण करने लगता है। तो इसी को हमें क्या बोलना है, यहाँ पे अलाबू ऐसे काम करता है। साधारणतः ये जो विधि होती है ना, 10 से 15 मिनट तक आपको लगा के रखना है, जिससे वो जोर से क्या करे, खींच कर निकाल लिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद आपको वहाँ पे उसकी हील के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लगाए हैं, हमने वहाँ पे शत लगाए हैं, छोटे छोटे कट लगाए हैं, तो उसको भरना तो पड़ेगा ना। तो उसके बाद आपको जात्यादि, पद्मकादि और व्रणोच्चार औषधि का व्रणोच्चार करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आता है घटी का। घटी में क्या करना है, जैसे आपने घटी लिया, कपिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं, एक छोटे आकार का जो घड़ा है, ये कुंभी या घड़े में तृण या कुश से दीपक जलाकर, ठीक है, इस कुंभी को कपड़े से बांधकर वेस्टर्न करके गुल्म स्थान पर रख देना है, गुल्म पर रख देना। इससे क्या होगा कि जो गुल्म होती है वो आपके अपने स्थान से क्या होती है, चल जाती है। जैसे किसी को गुल्म हो रही है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इससे प्रेशर बनेगा, जैसे किसी के हाथ पे हो रही है, ठीक है, तो हाथ बहुत बेकार सा बन गया, कोई नहीं, मतलब समझ लो कि क्या है कि ये जो गुल्म है ना, ठीक है, अब मैं जैसे इसके ऊपर यहाँ पे मैंने घटी यंत्र लगा दिया, तो इससे क्या होगी, ये अपने स्थान से हिलेगी, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, तो क्या होता है, खींच जाता है, और जिससे क्या होता है हमारे पास यहाँ पे फिर घटी निकलकर शस्त्र द्वारा क्या करना है, आपको गुल्म का भेदन कर दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जैसे वो निकलेगी, बाहर की तरफ आई, फिर आपने इसको क्या किया, शस्त्र से यहाँ से काट देना है और उसको क्या कर देना है, भेदन कर देना है। ठीक है, समझ आ गया। फिर आता है यद्यपि यह विधि गुल्म के मूल से अलग करने के लिए, खींचने के लिए निर्दिष्ट की गई है कि अपनी जगह से वो हट जाए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जलोका अवतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, कहने का मतलब मेरा वो था, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जलोका क्या होता है, देखो जलोका को जोक भी बोलते हैं, और क्या होता है, जल से इसका पोषण होता है, कीचड़ में, जल में, अनुपदेश में प्राप्त होती है, और यह सर्वश्रेष्ठ अनुशस्त्र भी मानी गई है। फिर हम बात करें, इसको हिरोइन वर्ग में आती है। ठीक है, और ये एक हस्त तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एक हस्त तक रक्त का निकालती है। ठीक है जी। आपने श्रृंग पढ़ा, आपने जलोका पढ़ी, ठीक है, आपने अलावो पढ़ा। श्रृंग का हमने सबसे पहले 10 पढ़ा था, है ना, उसके बाद हमने 12 पढ़ा है, उसके बाद इसका एक हस्त पढ़ा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे जलोका के भी फर्दर टाइप होते हैं दो, एक होता है सविष, एक होता है निर्विष, बहुत इंपॉर्टेंट है। सविष का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर विष होता है, निर्विष में क्या होता है, विष नहीं होता। तो ये इन्होंने पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, और ये अलग अलग हैं। तो सविष क्या होती है, इनकी उत्पत्ति आपको पता लग रही होगी, इनकी उत्पत्ति मत्स्य, कीड़े, मेंढक से सड़े गले हुए मल मूत्र से युक्त दुष्ट जल से होती है। ठीक है, अगर ये किसी को काट जाए तो उसको शोथ, भयंकर कंडू, मूर्छा, ज्वर, दाह, छर्दी, मद, अंगसाद आदि लक्षण होते हैं। फिर हम बात करें कि ये जो होते हैं सविष, ये 6 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही निर्विष भी 6 प्रकार की होती हैं। पहले तो आपको इसके नाम टिप्सपन होने चाहिए। देखो, विष किसके अंदर है, कृष्ण के अंदर ऐसे आता है, जो काले रंग का बंदा है उसके अंदर विष ही विष घोर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे तो मतलब नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे आपको याद रहे वैसे आप इसको याद कर लेना। अगर किसी के पास कोई भी ट्रिक है तो आप कमेंट में उसको शेयर कर देना, जिससे औरों का भी भला हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि सविष में क्या होता है, क वाला आता है। ठीक है, विष क्या है आप याद कर सकते हो। तो क से क्या है, इसमें कृष्णा होता है। ठीक है, कृष्णा है, कर्बूरा है, कृष्णा है, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रियुदा, सामुद्रिका, गोचंदना होता है। ठीक है, हमें ये श्लोका, मैं आपको श्लोका पढ़ाती हूँ। ठीक है, कृष्ण, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रियुदा, सामुद्रिका और गोचंदना होता है। तो कृष्णा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका शल्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर यहाँ नहीं आया तो। कहते हैं कि तासु अंजन चूर्ण वर्ण पृथु सिर, जिसका क्या होता है, काले रंग का अंजन के जैसा होता है, पृथु इसका सिर होता है, उसे कृष्णा कहते हैं। कर्बूरा किसे कहते हैं, कर्बूरा होता है जो कि वमी मत्स्य वदनायता छिन्न उन्नत कुक्षी के जैसा होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कृष्ण, कर्बूरा, अलगर्दा जो होता है उसके अंदर बहुत रोमश होता है, महापार्श्व होती है ये, और ये काले रंग की होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इंद्रयुधा के बारे में, ये सारे में इसमें लाइन्स होती हैं और ये इंद्रधनुष के समान की होती है। फिर आता है सामुद्रिका। ठीक है, सामुद्रिका में मैं बात करूं तो यहाँ पे ईशत ये असित पीत वर्ण की होती है, असित माने ब्लैक और पीले कलर के। ठीक है, फिर आता है विचित्र पुष्प के अलग अलग, क्योंकि समुद्र में अलग अलग फूल होते हैं तो उस कारण क्या होता है, ये आपके अलग अलग फूल के कलर के ऐसे होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे गोचंदना की, तो गोचंदना आपके गो वृक्षण के जो अधोभाग के जैसे होता है, और ये 2 में आकृति में होती है। ठीक है जी, और ये अणु होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे सविष के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम निर्विष की बात करते हैं। देखो, निर्विष क्या है, जिसमें कोई विष ना है, ये निर्मल है, सुगंधित जल में रहती है, इनकी उत्पत्ति कमल, शैवाल, इनके सड़ने से होती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास आता है इसके टाइप।
इसके टाइप में आता है कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीकमुखी, सावरिका आता है। देखो इसमें मुखी मुखी वाले आते हैं, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। कपिला है, कपिल, कपिल के अंदर ऐसा है ना, कपिल के अंदर कोई विष नहीं होता, ठीक है। तो कपिला है, पिंगला है, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीक और सावरिका, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कपिला के बारे में। तो कपिला क्या होती है? मनशिला रंजिताभ्याम पार्श्वाभ्याम पृष्ठे स्निग्ध मुदक वर्ण की, मतलब मनशिला देखा, मनशिला के जैसे रंग की होती है और पीले मूंग के वर्ण के समान की होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे पिंगला। तो पिंगला कैसी है? पिंगला जो होती है, आप देखोगे इसमें, मैं दिखाऊँ आपको श्लोका में, किंचित रक्त वृत्त काय पिंगला, ठीक है। इसने क्या बोला है कि किंचित, ये लाल रंग की होती है, गोल होती है, आशु जल्दी जल्दी पीने वाली रक्त होती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है शंकुमुखी। शंकुमुखी कैसी होती है? यकृत वर्ण की। यहाँ पे आप देखोगे यकृत वर्ण, शीघ्र पायनी, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी होते हैं, शंकुमुखी होती है। फिर आता है हमारे पास मूषिका। अब जो मूषिका है ना, ये मूषिका मतलब चूहे की स्मेल की, बहुत गंदी स्मेल की, अनिष्ट गंध वाली होती है। फिर आता है आपके पास मूषिका के बाद पुंडरीकमुखी। पुंडरीक आपको पता है फूल के जैसी होएगी, मुदक वर्ण की होएगी, कमल के फूल के जैसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सावरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्निग्ध पत्र के जैसी और 18 अंगुल की होती है। कितने अंगुल की है? 18 अंगुल की होती है और ये मेनली पशुओं में यूज़ की जाती है, ठीक है जी, जो सांप की सावरिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको जलों का संग्रहण और पोषण आता है। तालाब में, झरनों में, शैवाल में, पंकज युक्त क्षेत्रों से गीले चमड़े द्वारा आपको पकड़ना चाहिए, ठीक है, और आपको शुद्ध कांच में और इन सब में आपको रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो इसको श्रद्ध काल में बताया गया है, किसको, क्योंकि हमें रक्त का निहरण तभी करना है ना, तो उसी टाइम आपको मतलब इसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार पकड़ी हुई जलोका के बड़े आकार के नए मटके में या कांच के पात्र में तालाब का अच्छा पानी उसमें रखना है और उसमें आपको शैवाल, सूखा मांस, छोटे छोटे कंदों का चूर्ण दिया जाता है तथा जल में उगने वाली घास और पत्तियों का पोषण हेतु देते हैं। फिर आते हैं 2-3 दिन बाद घड़े के पानी इसमें डालते हैं, ठीक है। 2-3 दिन बाद आपको पानी चेंज करना है। कहते हैं कि 2-3 दिन बाद तो आपको पानी चेंज करना है, क्वेश्चन पूछ जाता है। और घड़ा कितने दिन बाद चेंज करना है आपको? 7 दिन बाद तो घड़ा ही बदल देना है, ठीक है। याद रखना, 7 दिन बाद आप घड़े का पानी बदल देते हैं, ये 7वें दिन घड़ा ही बदल दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जलोका साध्य रोग आता है। इसमें किस किस में आपको जलोका करना है? देखो गुल्म है, अर्श है, विदर्दी, कुष्ठ, वातरक्त, कंठ, नेत्र, विषदंश में, विसर्प आदि मुखा में हम कर सकते हैं। फिर हमें पढ़ना है अनुशस्त्र द्वारा रक्तमोक्षण विधि। अनुशस्त्र क्या होता है? जिसमें हमें धातुओं का मतलब कि लोह आदि धातुओं का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, जैसे हम देखते हैं वो इसमें क्या क्या है। देखो अनुशस्त्र द्वारा रक्तमोक्षण, मैंने आपको कहा था एक शस्त्र से एक अनुशस्त्र, तो ये सारे जो हमने पढ़े हैं अनुशस्त्र ही तो पढ़े हैं सारे, ठीक है। श्रेणी जलोका अलाबू, शस्त्र तो क्या था? सेरावेद और प्रच्छान था। तो इनका ना एक पूरा प्रोसीजर आता है कि पूर्व कर्म क्या करना है, पश्चात क्या करना है, प्रधान क्या करना है, ठीक है। तो देखो पूर्व कर्म में सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो रोगी की परीक्षा करनी है, उसके देश, बल, काल, सात्मा, इन सबकी परीक्षा करनी है। फिर आता है आपके पास यहाँ पे रोगी की तैयारी करनी है कि उसको स्नेहन स्वेदन करा देना है, श्रद्ध काल में आपको बताया गया है, ठीक है। और मलमूत्र से निवृत्त कर रक्तमोक्षण स्थान पर उसको अभ्यंग स्वेदन करना है। फिर आता है आतुर का आपका आहार आता है, वेशभूषा, ढीले कपड़े पहनने, लघु आहार देना है। फिर इसका टेम्परेचर वगैरह आपको वाइटल्स चेक करने हैं। फिर आवश्यक उपकरण आता है कि आपको वहाँ पे द्रोणी होना चाहिए, भगोना होना चाहिए, तौलिया, औषध द्रव्य, गिलास, रस्सी, बैंडेज, उष्ण जल, एप्रन, नैपकिन, नेत्रवर्धक, ये सारी चीज़ें इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है औषध योग का निर्धारण, उसके अकॉर्डिंग आपको देनी है दवाई, ठीक है। उसके बाद आता है बस यहाँ पे कि उसको अब कैसा, कौन सा हमें देना चाहिए, कौन सा हमें रक्तमोक्षण कराना है। फिर आता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में आपको क्या क्या आता है, रक्तमोक्षण कैसे करना है, क्या सम्यक योग होएंगे, क्या अति योग होएगा और क्या अयोग होता है। इसके अगर आपका ज़्यादा हो गया है, कम हो गया, कैसे हमें उसको ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले आता है रक्तमोक्षण की विधि। अगर मैं जलोका की बात करूँ तो क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जलोका अवतरण से पूर्व रोगी का स्नेहन स्वेदन आपको करना है। क्या करना है? स्नेहन स्वेदन करना है। उसके बाद ना आपको, जैसे कोई भी पेशेंट है, जैसे किसी के यहाँ पे हमें जलोका करनी है यूज़, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई करना पड़ेगा, विरुक्षण करना है पहला, ठीक है। या विरुक्षण किससे करोगे? मिट्टी से करो या फिर गाय के गौमय के चूर्ण से करना है, ठीक है। फिर जिससे जलोका त्वचा पर बैठकर ठीक प्रकार से, जिससे वो क्या हो वहाँ पर बैठ जाए और अच्छे से वहाँ पर उसको रक्त का पान करते रहे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जलोका संग्रह ये पात्र है, ठीक है, जलोका लेते हुए, जलोका लगाते हुए, ठीक है।
उसके बाद ये कैसे अश्व के खुर के समान ये बन जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये अच्छे से पान करने लग जाते हैं ना रक्त का, तो ये अश्व के खुर के समान बन जाती है। ठीक है, रक्तपान ये कर रही है तो ये बिल्कुल फूल जाती है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हमें याद रखना है कि देखो अब यहाँ पे आप देखोगे ना जैसे फूल चुकी है ये। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर आता है आपके पास यहाँ पे रक्तमोक्षण से पहले जलोका का शोधन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको देखना है कि वो आपके जो जलोका ले रहे हो आप, कि वो बढ़िया है या नहीं है, अच्छे से हमारा कोई नुकसान तो नहीं कर देगी। कहते हैं कि प्रयोग पूर्व जलोका शोधन आवश्यक है। इस हेतु प्रयोग योग्य जलोका को आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी और सरसों के लिप्त कल्क से लिप्त करके उसके जल के पात्र में छोड़ देना। जब दिख जाए कि उसकी विगत गलाने जानकर मतलब अच्छे से एक्टिव है, तो मतलब तब आपको यूज़ करना है। फिर आपको उसको पकड़ना कैसे, चिकने पतले मतलब उससे कपड़े से ले लो। अगर नहीं भी चिपक रही है तो आप वहाँ पे रक्तपान करा सकते हो, उसको थोड़ा सा वहाँ पे रक्त के बिंदु लगा के कर सकते हो। फिर आते हैं यदि जलोका रक्त को नहीं खींचती है तो उस स्थान पर नहीं चिपकती हो तो उस स्थान पर दूध या आपको रक्त की कुछ बूंदें आपको डाल देनी चाहिए। ठीक है जी, या फिर वहाँ पे शस्त्र से थोड़ा सा पाँच देना चाहिए, कट लगा देना चाहिए, जिससे वहाँ से वो रक्त का पान करने लग जाए। ठीक है, और मैंने आपको यही बात बताई थी, घोड़े के खुर के समान है वो हो जाती है। स्कंद को उठा लेते हैं, जब वो अच्छे से ग्रहण करती है फिर आपको उसको गीले कपड़े से ढक देना है। ठीक है जी, जिससे उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं पानी में ही हूँ। ठीक है, उसके साथ धोखा कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है यदि जलोका के दहन स्थान पर सुई चुभने के समान पीड़ा है, खुजली हो, तो यह जानना चाहिए कि वह शुद्ध रक्त का पान कर रही है, तो उसको हटा देना चाहिए। नहीं हट रही है तो नमक डाल दो उसके ऊपर। ठीक है, वो हट जाएगी। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद हटा ली, फिर उसमें से आपको दूषित रक्त तो निकालना पड़ेगा ना, इससे मर जाएगी वो। कहते हैं कि जलोका के हटने पर उसके शरीर पर चावलों के किणकी क्या करना है, चावलों की किणकी मुख पर सेंधव लवण या सेंधव लवण मिश्रित मसल कर वाम हाथ के, ठीक है, लेफ्ट हैंड के क्या करना है, अंगूठे और उंगली से उसकी पूंछ पकड़ने और दक्षिण हाथ के अंगूठे और उंगली से धीरे धीरे आगे की तरफ अनुलोम क्या करना है, उसको दबाव देना, जिससे वो सारे के वमन कर दे जो उसने रक्त का पान किया है। ठीक है, फिर आता है पश्चात क्रम। आपको डाइट देखनी है, परिहार्य विषय आता है। तो डाइट की बात करें तो 2 मिनट तक वो तान लिटाया जाता है। फिर ग्रीवा, ललाट, पाद जो तल है, सुखुष्ण वहाँ पे मर्दन करना है, व्रण का बंधन करना है, लघु आहार देना है उसको। ठीक है, उसके बाद आता है न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म आहार का सेवन नहीं करना है। परिहार्य विषय में क्या आता है, आपको क्रोध, आयास, मैथुन, दिवस अपने व्यायाम, वाहन की सवारी, बहुत अत्यधिक अध्ययन, अधिक देर तक एक ही आसन पर नहीं बैठना, ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं लेना और ज़्यादा धूप का सेवन नहीं करना, विरुद्ध चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा कब तक, 1 महीने तक त्याग करना है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका बात का प्रकोप हो गया तो आपको घृत परिषेक करना चाहिए, शीतल जल का परिषेक करना चाहिए और अग्नि की विशेष यहाँ पे रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी है, रक्तमोक्षण में अग्नि की। नेक्स्ट आता है पास यहाँ पे कितनी मात्रा का आपको रक्तमोक्षण कराना चाहिए। एक्चुअली इसका आंसर सिंपल सा है, 1 प्रस्थ। कितना, 1 प्रस्थ, 13.5 पल होता है ये। ठीक है, 1 प्रस्थ आएगा इसका, 13.5 पल और 54 तोला आता है। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा बट मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आता है बस यहाँ पे इसके सम्यक अयोग और अतियोग के लक्षण। अगर तुम सिंपल से तरीके से सोचो, अगर कोई भी चीज़ है, अगर तुमने किसी भी डिसीज़ के लिए काम कराया है, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट लिया, इट मीन्स सम्यक योग क्या होंगे कि वो सारी डिसीज़ ठीक हो जाएगी, आपको कोई पेन नहीं होएगा, आपको हल्का महसूस होगा, आप खुश हो जाओगे, तो वही इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयोग की। अयोग मतलब नहीं हुआ है, इट मीन्स पित्त तो बढ़ ही रहा है ना, तो दाह होएगा, पाक राग रहेगा, मन में अप्रसन्नता रहेगी, व्याधि के लक्षण शमन नहीं होंगे, भारीपन रहेगा और शोथ की उत्पत्ति का होना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अतियोग के लक्षण की। अगर ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया तो दाह पीड़ा होएगी, अंधता भी हो सकती है और अधिमंत भी हो सकता है, अक्षेप कन्वर्जेंस भी आ सकता है, धातुशय और तिमिर का होना। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और भी हो सकता है जैसे दाह का होना, हिक्का, पांडु, पक्षाघात, श्वास और एकांत और काश और इवन मरण तक भी संभव होता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड निकल गया तो ब्लड ही तो क्या है, जीवन है ना, तो कहते हैं ना रक्त ही जीवन है, तो वही ज़्यादा निकल गया तो मरण भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपद्रव की चिकित्सा के बारे में। अगर कहते हैं कि किसी को अल्प रक्त स्राव हुआ है, अगर किसी को कम हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि और रक्त निकले, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या यूज़ करना है, इनमें से ना आप कोई भी 1-2 याद कर लेना, जैसे एला, कपूर, ठीक है, तगर है, देवदारू, वायुविडंग, इनको लेना है। ठीक है, उनको लेने के बाद आपको क्या करना है, 3-4 रोशनी के चूर्ण लेकर उसमें नमक, सेंधा लवण, तिल का तेल अच्छे से मिक्स करके ना उसके व्रण के मुख पे अच्छे से रगड़ना है। ठीक है, ऐसे 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 रगड़ना है, जिससे क्या होए, वो सारा ब्लड बाहर निकले। ठीक है, यह आया समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और आपको क्या करना है, उपयुक्त यहाँ पे द्रव्य प्राय उष्ण, विषंदी, विलयन प्रसारण करने वाले होते हैं। इसका वो मुख का जो कहते हैं वेजो डायलेशन कर देते हैं उसकी, ठीक है, वेसल्स का।
फिर उसकी वजह से रक्त अच्छे से निकल जाता है। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करोगे, तो आपको लोधर, यष्टि मधु, प्रियंगु, पतंग, गैरिक, सर्जरस, रसंजन, शालमली पुष्प, शंख, शुक्ति, गेहूँ, इनके चूर्ण को आपको उससे क्या करना है, वहाँ पे प्रेस कर देना है, ऐसे दबा देना है बिल्कुल ना, ठीक है, उसको पूरा दबा देना है, ठीक है। या फिर आपका कोल्हे आदि मधु शर्करा मिलाकर उसको देना है, शीतल भोजन देना है, शीतल शीतल सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है शद्योद्घृत, दंत स्थान पर आपको शद्योद्घृत लगा देना है। और उसके बाद उसने कहा है कि जलोका को आपको 1 सप्ताह के बाद ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तक हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ सेकंड ये मैं आपको ऑलरेडी डाल चुकी हूँ यहाँ से वीडियो, ठीक है। यहाँ इससे पहले की नहीं थी, ठीक है, तो आप ये देख लेना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, ये जो बुक है ना मैं आपको जिससे पढ़ा रही हूँ, ये जो है आयुर्वेदिक पंचकर्मा चिकित्सा विज्ञान प्रोफेसर राधे शर्मा का है ये, ठीक है, राधे श्याम शर्मा की है ये बुक, ठीक है। तो देख लेना आप। ओके, थैंक यू सो मच। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।